स्टोइकियोमेट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको आप लोग सॉल्व करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या किया हम लोग, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में फॉर्मूला पढ़े थे लास्ट क्लास में, उसको लगाया। KClO का नंबर ऑफ मोल नहीं दिया था, मास दिया था, तो मास को पुट करके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा 4 मोल आ गया। ठीक है, 4 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ KCl2 n of O2 मोल्स ऑफ O2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2 3। तो यहाँ से हमारा मोल ऑफ O2 क्या आ गया, 6 मोल। और जब मोल मिल गया तो मास को फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। ठीक है, तो मास ऑफ O2, जब तक यहाँ पे ऑक्सीजन एटम नहीं देगा तब तक हम लोग O2 ही लेंगे, ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे 6 × 36 192 ग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दोगे ऐसे क्वेश्चन पे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक ना करो देवा, आप लोग मोल निकाल करके छोड़ देते हो, कहते हो गया। मिटा रही हूं मैं। देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? देखो सपोज मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास 1 कप मिल्क है, प्लस 50 ग्राम शुगर है, तो आप 1 पर्सन का टी बना सकते हो। इसमें कुछ नहीं बचेगा, ये पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज आपने 1 कप मिल्क लिया, 50 ग्राम शुगर लिया, इससे आपने क्या बनाया, 1 कप 1 पर्सन का चाय, यानी 1 कप चाय। ठीक है, अब मैं आपसे कह रही हूँ आपके पास 1 कप मिल्क है एंड 100 ग्राम शुगर है, तो आप कितने पर्सन का चाय बना पाओगे? अब लोग ये चार्ट में सेंड करो जल्दी। अगर 1 कप मिल्क है और 100 ग्राम शुगर है, तब कितने पर्सन का, पानी नहीं ऐड करना है, ये हम लोग को रेसिपी दिया हुआ है। सही है खुशी आपका आंसर, बाकी लोग बताओ। शांतनु आपका भी सही है, बाकी लोग को नहीं पता कितने लोग के चाय बन पाएंगे इतना दिया हुआ चीज में। अच्छा ठीक है स्वयं, हाँ रोहित आपका गलत है आंसर, यस आपका सही है। देखो मैंने कहा 1 कप चाय और 50 ग्राम शुगर लगता है 1 पर्सन का टी बनाने में, तो आपके पास सॉरी 1 कप मिल्क, तो आपके पास 1 कप मिल्क और 50 ग्राम शुगर है, तो आप कितने पर्सन का चाय बना पाएंगे? अपने मन से पानी नहीं ऐड करना। तो देखो अगर हम लोग बनाना चाहते हैं 1 कप, तो उसके लिए क्या चाहिए, 1 कप मिल्क। अगर 2 कप बनाना चाहते हैं तो 2 कप मिल्क, बट हमारे पास 1 ही कप मिल्क है। ठीक है, और शुगर कितना है, जितना 1 कप में चाहिए उससे ज्यादा है, यानी हम लोग 50 ग्राम यूज करेंगे 1 कप बनाने के लिए, क्योंकि दूध हमारा 1 कप के हिसाब से है और बाकी शुगर बच जाएगा। तो यहाँ पे भी बावजूद कि 100 ग्राम शुगर है, चाय 1 ही पर्सन का बनेगा। ओके, तो देखो इसमें क्या होगा, इसके बाद दूध आपका सारा का सारा यूज हो गया और ये शुगर 50 ग्राम बच जाएगा। ठीक है, बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, 1 कप मिल्क, यानी जो रिएजेंट, यानी रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट पूरा का पूरा यूज हो जाए उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो ये कितना बचा है, 50 ग्राम,
और दूध कितना बचा है, 0 कप। तो कौन पूरा का पूरा यूज हो गया, 1 कप मिल्क। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। और इसको कहेंगे जो ज्यादा अमाउंट में बच गया है, एक्सेस रिएजेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा मिल्क, हो गया यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया हमारा एक्सेस रिएजेंट। तो देखो प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट हमेशा डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे। वही बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो हमारा क्या हो सकता है, खत्म हो जाएगा, तो फिर बाकी जो बचे हुए हैं सामान, उसका तो कोई काम नहीं रहेगा, बाकी सारे रिएजेंट का तो काम नहीं है, क्योंकि जो सभी चीजें चाहिए बनाने के लिए चाय, उसमें सबसे जो कम अमाउंट में है अवेलेबल, उसी के हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट। देखो सपोज एक ए एक बी के साथ मिलता है, तो एक सी बनाता है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास 5 ए है, 10 बी है, तो सी कितना बनेगा। तो देखो इसका एक इसके एक के साथ मिलेगा तो इसका एक बनेगा, इसका 5 इसका 10 है, यानी इसका 5 अगर इसके 5 के साथ मिलेगा तो इसका 5 बनेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। सॉरी, ये क्या हो गया हमारा एक्सेस रिएजेंट। जो ज्यादा बच जाता है उसको हम लोग क्या जो ज्यादा अमाउंट में, उसको क्या कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट। जस्ट 1 मिनट रुकिए, हम अपना पानी पी लेते हैं। समझ में आया। समझ में आ गया ना इतना। ओके, तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका आप लोग। कैसे पहचानेंगे कि जो क्वेश्चन है वो लिमिटिंग रीजन प्रॉब्लम है कि नहीं। थोड़ा बहुत देखो, 2-3 बातें उसके लिए दी रहेगी। मतलब 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, कम से कम 2, तो 2 और मोर देन 2, रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट, ठीक है। 2 और मोर देन 2 रिएजेंट विल बी प्रेजेंट। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कम से कम पार्टिसिपेट ये रहा होगा, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना कि कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है। दूसरा पॉइंट, any of them, any one of them may be in limit and it is called limiting reagent, ठीक है। कोई भी उसमें से लिमिट में होगा जिसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे।
ये नहीं मतलब है कि जो कम है वो जो पूरा पूरा यूज हो जाए उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तीसरा, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना बनेगा। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट की बताता है कि प्रोडक्ट हमको कितना मिल रहा है। तो ये कुछ कंडीशन है किसी क्वेश्चन का लिमिटिंग रिएजेंट का होने का या नहीं होने का। अब देखो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग 3-4 स्टेप में देखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो, सपोज आपको क्वेश्चन दिया है, एक रिएक्शन है जिसमें 2A प्लस 3B मिल के बनाता है 4C प्लस 5D। ओके, तो कह रहा है क्वेश्चन, इफ Na यानी मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू 10, Nb यानी मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू 50, तो फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। And also find out moles of C and D। यहाँ भी स्टोइकियोमेट्रिक का जरूरत पड़ेगा उसके कंसेप्ट का। ओके, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है तो देखो इसमें तो खैर लिख दिया है कि फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। मान लो कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने नहीं दे रहा, मोल पूछ रहा है सीधे। तो एक तो हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लगाते हैं, वो तब लगाते हैं जब लिमिटिंग रिएजेंट का अगर वो क्वेश्चन नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन है वो लिमिटिंग रिएजेंट का है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा बताती हूँ। टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम और नॉट, to understand the problem is limiting reagents prob or not। ओके, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन है वो लिमिटिंग रिएजेंट का है कि नहीं, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये बात हम लोग कैसे समझेंगे, इसमें तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछ दिया फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट, तो उसका होगा तभी पूछा है। बट अगर ऐसा नहीं दिया है, बाकी दूसरा डेटा पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे। देखो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट्स प्रॉब्लम और नॉट। ओके, सबसे पहले ये फाइंड करना है कि जो क्वेश्चन है वो लिमिटिंग रिएजेंट का है कि नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएजेंट, मान लो ए का कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी बराबर हो गया मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी के रेशियो का
तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या करेंगे, सीधे जैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लगा रहे थे अभी तक जो करते हैं उसको यूज करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो आ गया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी, सपोज ऐसा आ गया, ठीक है। तो अगर नॉट इक्वल टू आ गया ना तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन होगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट के हिसाब से सॉल्व करेंगे, जो कि अभी हम लोग क्या करने वाले, सीखने वाले हैं। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? मैम एक बार थोड़ा फिर से समझा दीजिए। देखो अगर क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि जो क्वेश्चन है वो लिमिटिंग रिएजेंट का है कि नहीं है। वो कैसे फाइंड करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसमें पूछ रहा है उसमें रिलेशन देखेंगे। ये आपको फाइंड आउट मोल्स ऑफ सी और डी पूछ रहा है, अच्छा नहीं सॉरी, देखो रिएक्टेंट में चेक करो, जो ये ए है ना तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दिस बराबर होना चाहिए मोल्स ऑफ दिस अपॉन मोल्स ऑफ दिस। मोल ऑफ पी और मोल ऑफ ए दिया है ना तो इसको पुट कर देंगे। अगर ये बराबर हो गया तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और जो भी एक चौथी चीज पूछ रहा है उसको फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर ये बराबर मतलब मैम जैसे जैसे 2/3 कर देंगे, ठीक है। फिर नंबर ऑफ ए और 10 हो जाएगा और नंबर ऑफ बी 50 हो जाएगा, हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अगर मतलब कुछ एक पूछेगा ना, यहाँ पे तो सब आपको मिल गया, यहाँ पे तो सब दे दिया है ना। तो जैसे मतलब जैसे स्कॉलर नंबर ऑफ ए है और हाँ, स्कॉलर तो ये नंबर ऑफ बराबर बी है, आ गया अगर ना, इक्वल हो गए, ये अगर बराबर आ गया तो अभी जो पिछला क्वेश्चन जो हम लोग फॉर्मूले पे किए थे ना कि मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, अगर ये बराबर आ गया ना तो उस तरीके से करके जो भी उसमें रिक्वायर होगा उसको डेटा उसको फाइंड करेंगे या फिर यूज करेंगे। उससे हमको मतलब नहीं है, क्या करेंगे उससे हमको मतलब नहीं है। पहचानेंगे कैसे, अगर ये बराबर हो गया तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन नहीं है, बट अगर बराबर नहीं हुआ तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। ये बस हम लोग पहचान रहे हैं कि क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है कि नहीं। तो ये कैसे पहचानेंगे ये सीख गए? यस मैम। ठीक है, अब देखो किसी को डाउट है? यस और खुशी आप लोग को समझ में आया? हाँ यस मैम। खुशी आपको? खुशी आ गया, ओके ओके। तो देखो स्टेप 1 में यही करना है, ये कर देना है। अगर बराबर आ गया तो ये लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आया तो है। अब स्टेप 2 में क्या करना है देखो मैं बताती हूँ, एक बार मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई ये लिखो स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, जब ये पता चल गया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट। यहाँ से भी कंसेप्ट चल रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाद में, पहले कंसेप्ट समझिए। स्टेप 2 में क्या करना है, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, अगर ये हो गया तो फाइंड करो। अब ये कैसे फाइंड करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, आपको नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रेशियो निकालना है रिएक्टेंट का।
ओके, किसका रिएजेंट या रिएक्टेंट का? तो जिसका नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू लोवेस्ट होगी वो क्या हो जाएगा? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, अगर आपका लोवेस्ट होगा इसका n अपॉन SC, वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसमें देखो A और B का मोल दिया हुआ है, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोल्स ऑफ A यानी 10, मोल्स ऑफ A कितना है? 10। तो 10 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A 2, तो ये क्या आ गया? 5। ओके, 5 मोल ऑफ A अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A। अब देखो एक और क्या बचा है? मोल ऑफ B अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B। तो ये कितना है? 50 अपॉन 3, ये आएगा 16.6 के आसपास में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये लोवेस्ट चाहिए, n अपॉन SC की वैल्यू लोवेस्ट चाहिए। तो लोवेस्ट हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है Na अपॉन SC। तो 5 हमारा क्या है? लोवेस्ट है। तो हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है क्या हो गया? A हो गया। ठीक है, A हो गया, क्योंकि A का Na अपॉन SC का वैल्यू क्या है? छोटा है। बोलो, ये सेकंड स्टेप समझ में आया, जिससे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है A। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना? ओके, 2 people in the waiting room, ऐसा क्यों? ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। अब देखो स्टेप 3 में आपको क्या करना है?